we are starting non-spore forming anaerobic bacteria. Non-spore forming obligate anaerobes जो कि in the absence of oxygen grow कर रहे हैं constitute a large group of gram positive and gram negative bacteria that exist in the environment but also is commensal on the mucous membrane of the animal and human, particularly in the intestinal tract as a part of the normal flora. तो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कितनी बार ऐसा रहता है कि एनरोबिक कंडीशंस बनती है जिसके कारण बहुत सारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो यहाँ सरवाइव करते हैं. Knowledge of this bacteria is incomplete as they can be nutritionally demanding and require a strict anaerobic condition for the isolation. They are commonly implicated in necrotic and suppurative condition. कभी कभी जब नेक्रोसिस होती है या सुपुरेटिव कंडीशन बनती है तब ये होते हैं. Often as a mixed infection with fecal tetraenobic bacteria. Briefly, diagram summarizes the more important genera of this non-spore forming bacteria. तो ये हम डायग्राम देख लेते हैं. जो एनरोब्स होते हैं वो दो टाइप के हो गए, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया और नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया. स्पोर फॉर्मिंग में ग्राम पॉजिटिव है जैसे क्लॉस्ट्रिडियम, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है जिसको हमको बाद में पढ़ना है. क्लॉस्ट्रिडियम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो कि स्पोर फॉर्मिंग है. पर ऐसे एनरोब्स जो कि नॉन स्पोर फॉर्मिंग स्पोर नहीं बनाते, उसमें भी दो वैरायटी हो गई, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. ग्राम पॉजिटिव में आ गया आपका कोकाई जो एनरोबिक है. ये हमने पेप्टस स्ट्रेप्टोकोकस ये स्ट्रेप्टोकोकाई में भी पढ़ा था जो कि एनरोबिक बैक्टीरिया है. और रॉड्स में एक्टिनोमाइसिस बोविस, इसके बारे में भी हमने एक्टिनोमाइसिस में पढ़ा था जो कि एनरोबिक बैक्टीरिया है. देन यू बैक्टीरियम स्विस, ये हम कॉलोनी बैक्टीरियम स्विस में आगे पढ़ेंगे. तो यहाँ तीनों से एक ऑब्जेक्टिव बनता है. रॉड में यू बैक्टीरियम स्विस याद रखना है, एक्टिनोमाइसिस बोविस याद रखना है. ये सभी एनरोब्स हैं जो कि स्पोर फॉर्मिंग नहीं है. अब ग्राम नेगेटिव की बात करें तो ग्राम नेगेटिव रॉड्स में जो नॉन स्पोर फॉर्मिंग है बैक्टीरियोइडिस, फ्यूसोबैक्टीरियम, कैम्पाइलोबैक्टीरिया, कैम्पाइलोबैक्टर म्यूकोसेलिस, देन कैम्पाइलोबैक्टर हायो इंटेस्टाइनलिस, देन सर्कुलिना, हायो डिसेंट्री. तो ये हो गए पांच बैक्टीरिया. वन बैक्टीरियोइडिस, टू फ्यूसोबैक्टीरियम, थ्री कैम्पाइलोबैक्टर म्यूकोसेलिस, फोर कैम्पाइलोबैक्टर हायो इंटेस्टाइनलिस और फिफ्थ जो है सर्प्यूलिना हायो डिसेंट्री. ये सभी एनारोबिक बैक्टीरिया हैं नॉन स्पोर फॉर्मिंग. पैथोजेनिसिटी पे आते हैं. The infection are often endogenous, arising from normal flora at site or by wound contaminated by near flora. तो एनरोबिक बैक्टीरिया दो जगह मिल रहे हैं, एक तो हमको सॉइल में मिल रहे हैं और दूसरा हमको कहाँ मिल रहे हैं, इंटेस्टाइनल फ्लोरा में. तो इंटेस्टाइनल फ्लोरा में मिलने पर जब पैथोजेनिसिटी होती है तो या तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है और या फिर जैसे वुंड वगैरह जो आता है, तो वुंड वगैरह में जो वुंड है, इंजरी है, तो सॉइल से हमें एनरोबिक बैक्टीरिया मिलता है. दिस कैन अकर थ्रू ट्रॉमा एंड नेक्रोसिस, इस्चेमिया, पैरासिटिक इन्वेजन्स और कंकमिटेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैकल्टेटिव एनरोब्स. तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिसमें मैंने आपको बताया नेक्रोसिस हो गई, वुंड बन गया, इस्चेमिया हो गया, पैरासिटिक इन्वेजन हो गया, कॉन्कोमिटेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैकल्टेटिव एनरोब्स के साथ में भी ये ग्रो कर जाते हैं, फैकल्टेटिव एनरोब्स के साथ में ग्रो कर जाते हैं. तो ये सब कंडीशंस के कारण पैथोजेनिसिटी क्रिएट होती है. द कंडीशन कॉज्ड बाय दिस नॉन स्पोरिंग एनरोब इंक्लूड सॉफ्ट टिश्यू एब्सेसिस एंड सेल्यूलाइटिस, देन पोस्ट ऑपरेटिव वुंड इन्फेक्शन, पेरिडोंटल एब्सेसिस, एस्पिरेशन न्यूमोनिया, लंग एंड लीवर एब्सेसिस, पेरिटोनाइटिस, प्लूराइटिस, मायोमेट्राइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, मास्टाइटिस एंड फूड रॉट. तो ये डिसीज होती हैं. अब ये लीजन्स होते हैं, अब इसको हम एक बार देख लेते हैं. जैसे नॉन स्पोर फॉर्मिंग में सबसे पहले हमारा कोकाई है, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस इंडोलिकस. इससे होता है समर मास्टाइटिस. ये एक्टिनोमाइसिस पाइजन से एसोसिएटेड है. तो ये दोनों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस इंडोलिकस और एक्टिनोमाइसिस पाइजन केटल में कॉज करते हैं समर मास्टाइटिस. तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है
कि समर मास्टाइटिस कॉज करने वाला पॉजिटिव एजेंट कौन है, तो वो है पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस इंडोलिकस एंड एक्टिनोमाइसिस पायोजन। ये दोनों आपस में मिलकर के समर मास्टाइटिस कॉज करते हैं। दूसरा है यू बैक्टीरियम स्विस। इसमें स्वाइन में, स्पेशली मदर में, सौ में पाइलोनेफ्राइटिस होता है। नॉर्मल फ्लोरा इन प्रिपिशियल डाइवर्टिकुलम ऑफ बोर। तो जो प्रिपिशियल डाइवर्टिकुलम है, ये मेल में, सॉरी, मेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो मेल जो सौ होते हैं, उसके जो प्रिपिचियल डाइवर्टिकुलम है, पेनिस का जो डाइवर्टिकुलम है, वहां पर ये मिलता है यू बैक्टीरियम स्विस, जिसके कारण पाइलोनेफ्राइटिस होता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डिसीज है, यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है। एक्टिनोमाइसिस बोविस केटल में लंपी जॉ करता है, जैसे मैंने आपको बताया था। ये भी एक एनरोबिक बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसिस। देन कैंपालोबैक्टर म्यूकोसेलिस एंड और कैंपालोबैक्टर हायोइंटेस्टाइनलिस, ये पिग में प्रोलिफरेटिव इंटेस्टाइनल एडिनोमेटोसिस कॉम्प्लेक्स, PIAC, PIAC, प्रोलिफरेटिव इंटेस्टाइनल एडिनोमेटोसिस कॉम्प्लेक्स करता है। एक्टिनोमाइसिस बोविस देखो केटल में लंपी जॉ करता है, हॉर्स में फिस्टुलस वीदर एंड पोलिविल करता है, सॉ में ग्रेनुलोमेटस मास्टाइटिस कॉज करता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट डिसीज हैं, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनता है, क्योंकि एक्टिनोमाइसिस बोविस का फिस्टुलस वीदर बहुत ही कॉमन है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। देन सर्प्यूलिना हायोडिसेंट्री पिग में स्वाइन डिसेंट्री कॉज करता है। देन बैक्टीरियाइडिस नोडोसस, इसमें ये एसोसिएटेड होते हैं फ्यूसोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम के साथ और एक्टिनोमाइसिस पाइजन के साथ और पेनोल्था ट्रेपोनेमा पेनोल्था, ये तीन बैक्टीरिया के साथ में एसोसिएट होकर के जो बैक्टीरियाइडिस नोडोसस है, वो शीप में कंटेजियस या विरुलेंट फुट रॉट करता है। तो आपसे फुट रॉट पूछा जा सकता है कि शीप में जो फुट रॉट है वो कौन करता है। तो फ्यूसोर बैक्टीरियाइडिस नोडोसस के साथ में फ्यूसोरियम, फ्यूसोरियम फ्यूसोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम, एक्टिनोमाइसिस पाइजन और ट्रेपोनेमा पेनोल्था करता है। देन बैक्टीरियाइडिस नोडोसस गोट केटल और पिग में ऑकेशनल इन्फेक्शन ऑफ इंटरडिजिटल स्कीन। तो जो गोट में जो उसके पाव रहते हैं, उन पॉज में, यहाँ बीच बीच में, यहाँ पर और यहाँ पर जो टोज रहते हैं, वहां पर इंटर डिजिटल स्किन पर इन्फेक्शन कॉज करता है। देन बैक्टीरियाइडिस मेलेनिनोजेनिकस, ये फ्यूसोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम के साथ और एक्टिनोमाइसिस पाइजन के साथ मिल करके केटल में फूट रॉट करता है। बैक्टीरिया बैक्टीरियाइडिस मेलेनोजेनिकस, ये केटल में, शीप में, डॉग में, केट में सुपुरेटिव कंडीशन कॉज करता है। बैक्टीरियाइडिस एसेकेरोलाइटिकस, ये डॉग, केट, केटल, हॉर्स, इनमें ऑस्टियोमाइलिटिस करता है। देन बैक्टीरियाइडिस ट्रेजेलिस कॉफ, लैम्प, फूल एंड पिगलेट में डायरियल डिसीज करता है, जिसके कारण, या फिर इसको हम कहते हैं एंट्रोटॉक्सिजेनिक स्ट्रेन। तो एंट्रोटॉक्सिजेनिक स्ट्रेन कौन सी है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आता है। बैक्टीरियाइडिस फ्रेजिलिस है, जो कि कॉफ, लैम्प, फूल और पिगलेट में डायरियल डिसीज कॉज करता है। यही केटल में मास्टाइटिस कॉज करता है, पिग में एब्सिसिस कॉज करता है। केट अब बैक्टीरियाइडिस सेलिवोसस, बैक्टीरियाइडिस सेलिवोसस, ये केट में सब क्यूटेनियस एब्सिसिस एंड एम्फाइसीमा कॉज करता है। सबक्यूटेनियस एब्सिसिस एंड एम्फाइसीमा कॉज करता है। बैक्टीरियाइडिस लेवी केटल में एसोसिएटेड विद समर मास्टाइटिस। बैक्टीरियाइडिस हेपेरिनोलाइटिकस, बैक्टीरियाइडिस हेपेरिनोलाइटिकस हॉर्स और केट में लीजन इन द बकल कैविटी कॉज करता है। फ्यूसोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम जो है, ये एक्टिनोमाइसिस पाइजन के साथ में कॉफ डायरिया कॉज करता है, या फिर नेक्रोटिक फोका इन लेरिंग्स, ट्रेकिया एंड बकल कैविटी। लीवर एब्सेसिस कॉज करता है, जिसको फीड लॉट केटल में ज्यादा देखने को मिलता है। मेट्राइटिस करेगा, सेल्यूलाइटिस करेगा, मास्टाइटिस कॉज करेगा। और फ्यूसो बैक्टीरियम नेक्रोफोरम एक्टिनोमाइसिस पाइजन के साथ शीप में जो है
शीप में केवल फ्यूसोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम ही काम करता है, एक्टिनोमाइसिस पाइजन काम नहीं करता। शीप में फूट एब्सिस करता है, और ओवाइन इंटरडिजिटल डर्मेटाइटिस जिसको स्काल्ड भी कहते हैं, लिप और लेग में अल्सरेशन भी कॉज करता है। देन फ्यूसोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम पिग में बुल नोज कॉज करता है, वाया इंजरी फ्रॉम फिटिंग नोज रिंग। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव भी आता है कि पिग में फ्यूसोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम बुल नोज क्रिएट करता है, नेक्रोटिक एंटराइटिस भी करता है, लीवर एब्सेस भी करता है। फ्यूसोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम हॉर्सेस में थ्रश इन्वॉल्विंग द फ्रॉग नेक्रोबेसिलोसिस ऑफ लोअर लिम्ब। तो थ्रश कॉज करता है ये। थ्रश एक लोअर लिम्ब का प्रॉब्लम है हॉर्सेस में। इसमें इसको हम कहते हैं नेक्रोबेसिलोसिस। ओके, ये हॉर्स में कॉज करता है। चिकन में एवियन डिप्थीरिया कॉज करता है, ऑफन सेकेंडरी टू फॉल पॉक्स। तो जैसे मान लीजिए फॉल पॉक्स हुआ, तो चिकन में एवियन डिप्थीरिया भी कॉज कर देगा फ्यूसोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम। रैबिट में नेक्रोबेसिलोसिस ऑफ लिप एंड माउथ कॉज करता है। तो यहाँ फ्यूसोबैक्टीरियम एक इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। और यहाँ पर इसकी जो डिसीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूसोबैक्टीरियम न्यूक्लिएटम सेवरल एनिमल स्पीशीज में नॉन स्पेसिफिक इन्फेक्शन कॉज करता है। फ्यूसोबैक्टीरियम रूसी जो है केट में सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन कॉज करता है। तो अब हम आगे चलते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस पे। चॉइस ऑफ स्पेसिमेन क्या होना चाहिए? एज नॉन स्पोर फॉर्मिंग एनरोप कंसिडर्ड अ मेजर पोर्शन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा, द स्पेसिमेन मस्ट बी कलेक्टेड विथ द केयर टू अवॉइड कंटेमिनेशन फ्रॉम नॉर्मल एनरोबिक फ्लोरा situated mainly on mucous membrane and in the intestinal tract। तो सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि जो स्पेसिमेन होता है वो नॉर्मल फ्लोरा रहता है, और स्पेसिमेन जो होता है मेनली इंटेस्टाइनल कंटेंट होता है या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन का कंटेंट होता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि वो जो स्पेसिमेन है उसमें जो एनरोबिक फ्लोरा है वो भी हो सकता है, और साथ में नॉर्मल फ्लोरा भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। तो unacceptable specimen included those from the gastrointestinal tract, throat, buccal cavity, voided urine, tracheal washings, and swab from the surface of urogenital tract and nasopharyngeal tract. The following specimen are suitable for culture of non-spore forming anaerobe। जैसे आप क्या क्या स्पेसिमेन ले सकते हो? तो म्यूकस मेम्ब्रेन जहाँ जहाँ सिचुएटेड है, जैसे आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, बकल केविटी है। अच्छा, आप यूरिन ले सकते हो, ट्रेकियल वॉशिंग ले सकते हो, स्वेब ले सकते हो फ्रॉम द यूरिजिनेटल ट्रैक्ट। नेजोफेरिंग्स में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां से आप सैंपल ले सकते हो। आप पस ले सकते हो फ्रॉम एप्सिस, डिस्चार्ज ले सकते हो फ्रॉम एनी वुंड। देन प्लूरल प्लूरल एस्पायरेट्स ले सकते हो लंग्स से। पेरिटोनियल एस्पायरेट्स ले सकते हो, सीधे आप पेरिटोनियम से जॉइंट के फ्लूइड ले सकते हो। यूरिन ले सकते हो टेकन बाय सुप्राप्यूबिक पंचर, सुप्राप्यूबिक पंचर करके आप यूरिन ले सकते हो। टिश्यू स्पेसिमेन जैसे कि बायोप्सी है, नेक्रोप्सी है, पोस्ट ऑपरेटिव सैंपल है, बायोप्सी वगैरह के, वो ले सकते हो। कलेक्शन कैसे करना है? Specimen for isolation of these strict envelopes should be placed immediately in oxygen free container। आपको ऐसा कंटेनर लेना पड़ेगा जो ऑक्सीजन फ्री हो। स्पेशली स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू एंड मटेरियल टेकन फ्रॉम स्वेब। अगर आप स्वेब ले रहे हैं तो आपको तुरंत उसको ऑक्सीजन फ्री कंटेनर में शिफ्ट करना पड़ेगा। Appendix 2 lists the commercial available kit for anaerobic specimen collection and also the preparation of a modified Kerry Blair medium to be used with the swab sterilized and stored on the oxygen-free atmosphere। तो हम अभी अपेंडिक्स 2 तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पर मैं आपको ये बता दूं कि जो कैरी ब्लेयर मीडियम है, ये ऑब्जेक्टिव आता है कि एनरोबिक स्पेसिमेन कलेक्शन के लिए जो मीडिया है वो कौन सा है। ये एक ट्रांसपोर्ट मीडिया है कैरी ब्लेयर मीडियम, ये एक ऑब्जेक्टिव आता है। कैरी ब्लेयर मीडियम इज ए modified Kerry Blair medium is used for oxygen free atmosphere for the transportation of anaerobic sample। तो हम सीधा आप अपेंडिक्स 2 पर आते हैं।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्ट मीडिया के बारे में, तो ट्रांसपोर्ट मीडिया एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोसीजर फॉर एनरोप्स अगर हम पढ़ें तो पहला नंबर आता है इसमें मॉडिफाइड केरी ब्लेयर मीडियम। मॉडिफाइड केरी ब्लेयर मीडियम किसका बना है? केरी एंड ब्लेयर मीडियम का बना है। 1% इसमें कैल्शियम क्लोराइड डला है सॉल्यूशन। देन रेसाजुरिन सॉल्यूशन डला है इसमें। L16 डला है, L16 हाइड्रोक्लोराइड और डिस्टिल वाटर डला है। So all the ingredient except the cysteine are heated in the flask with the glass bead until the agar are dissolved। तो ये जो अगार है अच्छे से डिजोल्व होना चाहिए इसमें। हमें सिस्टीन को इसमें मिक्स नहीं करना है सबसे पहले। सिस्टीन को हम बाद में मिक्स करेंगे। The cysteine is then added and the pH will be adjusted at 0.4। pH को हमें 8.4 पे एडजस्ट करना पड़ेगा। The medium is dispensed in 10 ml aliquot in 16 into 125 mm tube and stoppered with rubber bungs। The आपने जैसे ही मीडिया बनाया उसको आपको 10 ml के छोटे छोटे एलिकोट्स बनाने हैं और उनको आपको ट्यूब्स में डिस्पेंस कर देना है और उसके ऊपर आपको रबर बंग लगा देना है। The filling of tube must be carried out under oxygen-free nitrogen gas or an aerobic chamber। तो या तो आपको एनरोबिक चेम्बर में इसको भरना है, फिलिंग करना है, 10 ml का एलिकोड बनाना है, और या फिर आपको नाइट्रोजन गैस के अंडर में काम करना है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। द ट्यूब्स आर स्टरलाइज्ड बाय स्टीमिंग फॉर 15 मिनट्स। फिर आपको अब इसको स्टीम यानी कि हीट में गर्म करना है जिसमें भाप हो फॉर 15 मिनट्स। एनी पिंक coloration in the tube indicates that the content are not anaerobic। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि पिंक अगर आ गया तो वो एनोरोबिक मटेरियल नहीं रह जाएगा, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना। ऑक्सीजन फ्री स्वैब। दिस ऑक्सीजन फ्री स्वैब्स आर sterilized in the tube filled with oxygen free nitrogen gas। When taking specimen, the swabs are removed from the tube, used quickly and pushed deep into the pre-reduced aerobically sterilized tubes of Kerry Blair medium। ऑक्सीजन फ्री स्वैप बेसिकली ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन गैस के अंदर होती है। इसको आपको तुरंत निकालना है, जहां पर भी साइट से आपको कलेक्शन करना है, कलेक्शन करते ही आपको कैरी ब्लेयर मीडियम में डाल देना है। अब हम अदर कमर्शियली अवेलेबल ट्रांसपोर्ट एनरोबिक मीडियम के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वेप ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर एनरोबिक बैक्टीरिया, इसमें पहला आता है नाम पोर्ट ए कल, बीबीएल एंड केरी, स्कार, बोरॉफ माइक्रोबायोलॉजिकल्स और एनरोबिक कल्चरेट। तो इसमें जो पहला नाम आता है वो पोर्ट ए कल आता है, दूसरा नाम जो आता है एनरोबिक कल्चरेट आता है। तो ये दो नाम हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू। अगर आपको स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू ट्रांसपोर्ट करना है तो एनापोर्ट सिस्टम में आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या फिर बायो बैग टाइप ए में आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप वैक्यूटेनर एनरोबिक स्पेसिमेन कलेक्टर भी यूज कर सकते हैं। वैक्यूटेनर एनरोबिक स्पेसिमेन कलेक्टर, ये सब मार्केट में अवेलेबल हैं। ये बेक्टॉन एंड डिकिंसंस का आता है, ये आप यूज कर सकते हैं। Larger piece of tissue over 2 centimeter cube usually maintain the anaerobic microenvironment deep in the tissue and can be placed in an airtight jar for transportation। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी आपको एनरोबिक बैक्टीरिया के लिए सैंपल लेना है तो स्मॉलर पीस ऑफ टिश्यू लेने की बजाय आप लार्जर पीस ऑफ टिश्यू लेना, क्योंकि लार्जर पीस टिश्यू में डीपली एनरोबिक कंडीशन रहती है। Fluid specimens can be collected in the sterile syringe and the air expelled and the needle bent over the plugged। तो कभी-कभी जो हम सिरिंज से जब सैंपल लेते हैं तो ऐसी सिरिंज में हमें अगर जो भी एयर हो उस एयर को रिमूव कर देना चाहिए और निडल को या तो प्लग कर देना चाहिए या फिर बेंड कर देना चाहिए। However, if the specimen cannot be processed within 1 hour, a fluid specimen should be placed in a oxygen-free tube or vial। Oxygen-free tube में उस vial में उस specimen को रखना चाहिए। All the specimen for anaerobic culture should be processed within few hours of the collection। बस कुछ ही घंटों में इस काम को कर लेना चाहिए।
It is best to keep the specimen at the ambient temperature rather than the refrigerator, as oxygen absorption is greater at lower temperature. तो ये याद रखना कि एनरोबिक सैंपल को आपको कभी भी रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना है। यही इंपॉर्टेंट है, लोग लाते हैं रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना है, क्योंकि रेफ्रिजरेशन में या फिर कोल्ड टेम्परेचर में ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। नाउ कम्स टू डायरेक्ट एग्जामिनेशन। सैंपल लाते ही हम उसको कैसे देखेंगे? ग्राम स्टैंड smear of the specimen are useful as a screening process. Although many of these envelopes are not morphologically distinctive, dilute carbofuscin 4 to 8 minute stand smear are more useful for Bacteroides and Fusobacterium species, as they tend to stand faintly with the gram stain. तो हम जब ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो बहुत सारे एनरोब्स तो ऐसे होते हैं कि मॉर्फोलॉजिकली उनको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, और फिर भी अगर आप कार्बोल फिशन डालते हो तो कार्बोल फिशन डाल के आप बैक्टीरियोइडिस और फ्यूसोबैक्टीरियम, क्योंकि ये फ्रेंडली स्टैंड होते हैं, तो कार्बोल फिशन से फ्रेंडली स्टैंड होकर के थोड़ा बहुत दिखाई देते हैं। फ्यूसोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम इज क्लिनिकल इन द क्लिनिकल स्पेसिमेन इज लॉन्ग एंड फिलामेंटस अबाउट 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये कुछ इस टाइप से लॉन्ग एंड फिलामेंटस फ्यूसोबैक्टीरियम मिलेंगे। एंड कैरेक्टरिस्टिकली स्टैंड इन एन इरेगुलर मैनर, कहीं ज्यादा डार्क हो जाएंगे, कहीं लाइट होंगे। फ्यूसोबैक्टीरियम न्यूक्लिएटम occur as thin rods 3 to 10 micrometer long with the tapered ends often in the pair। तो कभी कभी टेपर्ड एंड के साथ में आपको फ्यूसोबैक्टीरियम देखने को मिलेंगे और पेयर में मिलेंगे। Bacteroides nodosus जो होता है is a large rod characterized by presence of terminal enlargement at both the ends। आपको ये इम्पोर्टेंट है कि both the ends पर आपको टर्मिनल enlargement देखने को मिलेगा, यहीं से एक ऑब्जेक्टिव बनता है। Bacteroides nodosus, क्योंकि नोड्स है ना, तो नोडोसस में आपको टर्मिनल एंड्स पे बल्जिंग मिलेगी। Fluorescent conjugated antiserum is available for Bacteroides tragilis and is used in the medical laboratories. It is has been reported that as being specific and sensitive। कैसा अपीयरेंस होगा एनरोबिक ऑर्गेनिजम्स का, अब हम यहाँ देख लेते हैं। कुछ फोटोग्राफ्स में तो पहले वो देख लेते हैं। जैसे ही हमने कार्बोल फुस्शिन से स्टेनिंग करी है, तो इसमें फ्यूसोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम जो है वो नॉन ब्रांचिंग फिलामेंट्स हैं, और ये कहीं देखिए कहीं डॉट ज्यादा है, कहीं डॉट कम है, कहीं डॉट ज्यादा है, कहीं डॉट कम है। तो इस टाइप से ये अनइवनली स्टेन्ड मिलेगा फ्यूसोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम डाइल्यूट कार्बोल क्वेश्चन से। ठीक है। यहाँ पर आप देखिए फ्यूसोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम जो है ये लॉन्ग नॉन ब्रांचिंग है। जैसे इसमें नॉन ब्रांचिंग से आप क्लियर हो जाइए कि नॉन ब्रांचिंग में बस प्लेन ही थ्रेड्स मिलेंगे, तो आप समझ लीजिए फ्यूसोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम है। अब हम आते हैं इसके टेबल्स पे। तो सबसे पहले कॉलोनी मॉर्फोलॉजी कैसी मिलेगी? यू बैक्टीरियम स्विस, ग्रे स्मूथ सर्कुलर 2 to 3 millimeter with a shiny center and dull edges, slightly raised center and give poor beta hemolysis on the sheep blood agar। बहुत ज्यादा हम याद नहीं रख पाएंगे इन सबको, पर कुछ जो खास चीजें होती है वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में ये प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, यूबैक्टीरियम स्विस, और पेलिसेड अपीयरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि यूबैक्टीरियम स्विस पेलिसेड अपीयरेंस देता है, और साथ में चाइनीज लेटर अपीयरेंस भी देता है। जैसे अभी इसके पहले हमने जो एक्टिनोमाइसिस पढ़ा था वो भी पेलिसेड अपीयरेंस देता है, और अब यहाँ पर ये भी पेलिसेड अपीयरेंस देता है। नेक्स्ट है पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस इंडोलिकस। ये grayish to yellow, shiny, circular, entire colony 0.5 to 1 millimeter diameter on freshly prepared media. The colonies are viscous. On stored media, they may be friable. Some strains are surrounded by a small zone of complete hemolysis। इसमें भी शॉर्ट चेन्स बनती हैं क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकाई हैं ये।
बैक्टीरियोइडिस नोडोसस में दो कॉलोनीज मिलती हैं। पहला बी टाइप कॉलोनी, तीन टाइप की मिलती हैं। फिर एम टाइप की कॉलोनी और सी टाइप की कॉलोनी। बी टाइप की कॉलोनी में पेपिलेट्स एंड बीडेड अपीयरेंस होता है, और ये ओवाइन में फूट रॉट करता है। ये सबसे ज्यादा पैथोजेनिक होता है, बी टाइप। एम टाइप जो है, यानी एम फॉर म्यूकॉइड, ये लेस पैथोजेनिक होता है, नॉन इन्वेजिव इन्फेक्शन कॉज करता है इन शीप एंड केटल। सी टाइप जो है सर्कुलर होता है, नॉन पैथोजेनिक, और बार बार पसाजिंग करने पर बनता है। तो हमें इसमें बैक्टीरियोइडिस नोडोसस में सिर्फ बी टाइप ही याद रखना है, जो कि मोस्ट पैथोजेनिक है और ओवाइन यानी कि शीप में फूट रॉट करता है। ग्राम नेगेटिव फेयरली लार्ज स्लाइटली कर्व्ड नॉन मोटाइल रॉड्स होती हैं ये, ऑफन swollen at one or both ends। ये इंपॉर्टेंट है, swollen वन एंड और बोथ एंड्स होते हैं इसमें, इसलिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। दे occur singly or occasionally in pair। बैक्टीरियोइडिस मेनिंजियो बैक्टीरियोइडिस मेलेनिनोजेनिकस, सर्कुलर इंटायर कॉन्वेक्स शाइनी कॉलोनीज। इसमें क्या याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। हिमेटिन हिमेटिन पिगमेंट इज सीन बेस्ट ऑन द मीडिया कंटेनिंग लेग्ड ब्लड। तो इसमें हिमेटिन पिगमेंट देखने को आपको मिलेगा। A few strands are hemolytic on rabid blood agar the colonies fluorescence under ultraviolet light। तो आपको बैक्टीरियाइडिस मेलानिनोजेनिकस में ये याद रखना है कि इसमें आपको मीडिया के अंदर हिमेटिन पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। फिर इसके बाद बैक्टीरियाइडिस एसेक्रोलाइटिका से, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? अ, इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बैक्टीरियाइडिस फ्रेजिलिस होता है एक, बैक्टीरियाइडिस फ्लैजेलिस में भी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बैक्टीरियाइडिस लेवी है, लेवी में भी इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। अब कंटिन्यू करते हैं। अब आते हैं फ्यूसोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम पे। फ्यूसोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये वेटनरी इम्पोर्टेंस का पैथोजन है। इसमें हिमोलिसिस ये कॉज करता है ब्लड अगार में within 24 to 48 hours, within 48 hours। Many strains are lipase positive in egg yolk agar। तो लाइपेज का डिग्रेडेशन करता है, या लाइपेज एक्टिविटी शो करता है, और लेसिथिनेज एक्टिविटी शो नहीं करता। तो लेसिथिनेज एक्टिविटी शो नहीं करेगा और लाइपेज एक्टिविटी शो करेगा फ्यूसोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम। ये ग्राम नेगेटिव होते हैं, लॉन्ग फिलामेंट्स होते हैं, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है जिसको आपको याद रखना है कि नॉन ब्रांचिंग होते हैं। फिलामेंट्स की लेंथ लगभग 0.5 से 0.7 माइक्रोमीटर तक होती है। इसके जो एंड्स होते हैं वो टेपर्ड होते हैं या फिर राउंडेड होते हैं। टेपर्ड मतलब कुछ इस टाइप से होते हैं, बिल्कुल इस टाइप से, ऐसे टेपर्ड होते हैं, और या फिर राउंड होते हैं इनके एंड्स, ऐसे। फ्यूसोबैक्टीरियम न्यूक्लिएटम जो है, अ, इसका फ्लैग्ड अपीयरेंस होता है। तो शायद यही इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्लैग्ड अपीयरेंस। और सेंट्रल में स्वेलिंग होती है, और इंट्रासेल्युलर ग्रेन्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे सेंट्रल स्वेलिंग हो गई, और फ्यूसोबैक्टीरियम न्यूक्लिएटम कुछ इस टाइप से हो गए, और सेंट्रली इस टाइप से स्वेलिंग होती है, इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। देन फ्यूसोबैक्टीरियम रूसी, फ्यूसोबैक्टीरियम रूसी में पेलिसेड अरेंजमेंट देखने को मिलता है, और बीडेड फॉर्म देखने को मिलता है, बीडेड फॉर्म विथ पॉइंटेड एंड एट द कॉलम इन थायोग्लाइकोलेट मीडिया। तो आप बस ये याद रखिए कि इसमें पेलिसेड अपीयरेंस देखने को मिलता है। पेलिसेड अपीयरेंस मतलब ऐसे पैरेलल अपीयरेंस देखने को मिलता है। नाउ कम्स टू आइसोलेशन। A general and brief description of culture media and identification of these anaerobic bacteria is presented. However, the techniques can be arduous and expensive unless the laboratory specializing in this area. Anaerobic laboratory manual are
अब आपको एनारोबिक लेबोरेटरी मैनुअल थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए अगर आपको एनारोबिक मीडिया पे काम करना है। तो एनारोबिक लेबोरेटरी मैनुअल्स बाय सत्तर एटल 1980, देन डॉल एंड हॉकिंस 1977 एंड होलेमन एटल 1977। इसको आप थोड़ा सा पढ़ लें तब जाके आप कुछ एनारोबिक कल्चर कर पाएंगे। मेथड फॉर एनारोबिक कल्चर, द थ्री मेन मेथड्स फॉर अचीविंग द एनारोबिक एटमॉस्फेयर फॉर द कल्चर ऑफ स्ट्रिक्ट एनारोब्स आर, एनारोबिक जार आप यूज कर सकते हैं विथ कैटलिस्ट एंड एनारोबिक इंडिकेटर, और एटमॉस्फेयर फ्री ऑफ ऑक्सीजन। तो आप एक जार ले सकते हैं जिसमें आप एक कैटलिस्ट डाल सकते हैं जिसमें देख सकते हैं कि ऑक्सीजन है या नहीं, और इस जार के अंदर आप अपना मीडिया रख के ग्रो कर सकते हैं, जो कि ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। ये तरीका है। दूसरा क्या है? एनारोबिक जार विद वेंट। तो वेंट के थ्रू आप ऑक्सीजन को इवेक्युएट कर सकते हैं। कैसे? दिस कैन बी इवेक्युएटेड टू 20 to 24 इंचेस ऑफ मरकरी। उसमें जैसे ही आप एक मरकरी डली हो और उसका जो लेवल हो मरकरी का वो 22 to 24 तक आ जाए तो आप समझ लीजिए कि ऑक्सीजन इवेक्युएट हो गई। फ्लश्ड ट्वाइस विथ कमर्शियल ग्रेड नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस से आप उसको फ्लशिंग कर दें। एंड देन फिल्ड विद द एनरोबिक गैस मिक्सचर 10% हाइड्रोजन एंड 5% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 85% नाइट्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एनरोबिक गैस का मिक्सचर अगर आपको बनाना हो तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, जिसमें 10% तो हाइड्रोजन है, देन 5% कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड 85% जो है वो नाइट्रोजन है। ये नॉर्मली जो सिलेंडर होते हैं ना उसमें आते हैं ये। देन anaerobic jar without vent, these are used with commercial available envelope that deliver hydrogen and carbon dioxide atmosphere। तो इस टाइप से आप एनारोबिक जार में विदाउट वेंट के भी सीधा हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर डाल करके बना सकते हैं। देन है रोल स्ट्रिक्ट ट्यूब विथ प्री रिड्यूस्ड एनारोबिकली स्टेरिलाइज्ड मीडिया। These large roll tubes with the agar media layered around the sides and subjected to jet of oxygen-free gas from the time they are opened for inoculation or subculture until the rubber stopper is replaced। तो आपको रोल स्ट्रिक ट्यूब्स रोल स्ट्रिक ट्यूब्स मिल जाएंगी जो पहले से ही एनारोबिक मीडिया जिसमें होता है, और उसमें एक रबर का कॉर्क होता है। आपको उसको तभी ओपन करना है जब आपको एनारोबिक कंडीशन में काम करना हो। एनारोबिक चेम्बर और एनारोबिक ग्लव बॉक्स, these are usually large plastic tents kept constantly under the anaerobic atmosphere, and they contain an incubator and other equipment for culturing the anaerobes। तो एनारोबिक चेम्बर्स भी आते हैं, आप एनारोबिक चेम्बर्स का यूज कर सकते हो या फिर एनारोबिक ग्लव बॉक्स का यूज कर सकते हो। The media are supplements. The media and specimen are introduced through a chamber, look and manipulation inside, and conducted with the operator's hands and arms in the gloves, and are integral part of टेंट वॉल। तो जैसे एक बॉक्स होता है इसमें, और इसमें हैंड्स को इंसर्ट करने के लिए आपके ऐसे ग्लव्स आप डाल के हैंड्स को इंसर्ट कर सकते हैं, और देन आप इसके अंदर काम करके एनारोबिक कंडीशन में काम करके बाहर आ सकते हैं। The two latter methods are usually used only in the laboratory specialized in the anaerobic culture work. Anaerobic jar gives a satisfactory result for the laboratory culturing a small number of anaerobic sample। तो अगर आपको छोटे लेवल पर काम करना है तो आप एनारोबिक जार में भी इस काम को कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था इसमें। और अगर आपको लार्ज रेफरेंस लेबोरेटरीज में काम करना है तो उसके लिए यहाँ पर आप इतने बड़े जो कैबिनेट्स आते हैं उनमें वर्क कर सकते हैं। Now, media for anaerobic bacteria. Then first is the agar media. Enriched blood agar is usually for the fastidious anaerobes to a nutritious agar base such as Eugens, Columbia, Trypticus soy agar. Then Schilder's brain heart 0.5% yeast extract, vitamin K, and hemine is added। तो अगर आपको ब्लड अगार पे काम करना है तो सीधा आप ब्लड अगार ले सकते हो, लेकिन अगर आपको न्यूट्रिएंट अगार पे काम करना है तो न्यूट्रिएंट अगार
जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन कौन से न्यूट्रिशियस अगार होते हैं। पहला हो गया यूगन अगार, दूसरा है कोलंबिया अगार, तीसरा है ट्रिप्टिकेट सोया अगार, चौथा है शेल्डर्स ब्रेन हर्ट इन्फ्यूजन अगार। तो शेल्डर्स ब्रेन हर्ट जो अगार है इसमें आपको 0.5% यीस्ट मिलाना पड़ेगा। देन विटामिन के 100 माइक्रोग्राम पर एमएल और हिमेटिन मिक्स करना पड़ेगा 5 माइक्रोलीटर पर एमएल। The preparation is given in Appendix 2. The media can be made selective for the gram-negative envelopes by addition of the antibiotic supplement, जिसमें हम पेरोमोमाइसिन मिक्स करते हैं एंड वेंकोमाइसिन या फिर कानामाइसिन एंड वेंकोमाइसिन। तो ये दो कॉम्बिनेशन हो गए, जैसे पेरोमोमाइसिन और वेंकोमाइसिन आप डाल दो या फिर आप कानामाइसिन और वेंकोमाइसिन डाल दो। तो इस टाइप से आप एंटीबायोटिक सप्लीमेंट भी मिक्स करके जो ग्राम नेगेटिव एनरोब्स हैं उसका ही आप ग्रोथ कर सकते हो। Bacteroides species except Bacteroides ureolyticus are resistant to kanamycin, but Fusobacterium species are sensitive to this antibiotic. तो बैक्टीरियाइडिस जनरली ग्रो नहीं होगा लेकिन फ्यूसोबैक्टीरियम ग्रो हो जाएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है कि जो बैक्टीरियाइडिस होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं कानामाइसिन के लिए, और जो फ्यूसोबैक्टीरियम होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं कानामाइसिन के लिए। अब फास्टिडियस एनरोबिक अगार, फास्टिडियस एनरोब अगार lab M is available commercially with various antibiotic supplement depending on the enrobe that is being sought. Specific media have been recommended for Bacteroides nodosus. अब मैंने आपको जैसे बताया कि जो बैक्टीरियाइडिस नोडोसस हैं या बैक्टीरियाइडिस स्पीशीज हैं वो कानामाइसिन रेजिस्टेंट होते हैं। तो अब इनको ग्रो करने के लिए आप क्या करेंगे, तो ग्रेडीन एंड श्मिट्ज ने बताया है कि कैसे हम इसको ग्रो करें। उन्होंने बताया कि यूगॉन बेस अगार जो होता है, यूगॉन अगार बेस बीबीएल इस कंपनी का आता है ये। यूगॉन यूगॉन अगार बेस जिसमें 0.2% यीस्ट एक्सट्रैक्ट डला हो, 10% डिफिब्रिनेटेड हाउस ब्लड डला हो और 1 माइक्रोग्राम पर एमएल लिंकोमाइसिन डला हो। इनसे आप बैक्टीरियाइडिस नोडोसस को ग्रो कर सकते हैं। Member of a Bacteroides fragilis group will grow on bile esculin medium. अगर आपको बेसिलस फ्रेजिलिस को ग्रो करना है तो बाइल एस्कुलिन मीडियम में ग्रो कर सकते हैं विथ 5% शिप ब्लड अगार एंड हाइड्रोलाइज द एस्कुलिन। तो वो क्या करेगा, बैक्टीरियाइडिस फ्रेजिलिस एस्कुलिन को हाइड्रोलाइज कर देगा। A medium containing nalidixic acid, cholesterol sulfate, and metronidazole for the primary isolation of Eubacterium suis has been described by Dagnall and Johns। तो अब यहाँ तीन टाइप के बैक्टीरिया हो गए। पहला बैक्टीरिया मैंने आपको सबसे ऊपर बता दिया, वो हो गया फ्यूसोबैक्टीरियम। तो पहला हो गया फ्यूसोबैक्टीरियम, ओके। तो दूसरा हो गया आपका बैक्टीरियाइडिस नोडोसस, और तीसरा जो हो गया वो हो गया यूबैक्टीरियम स्विस। तो तीन को ग्रो करने की मेथड यहाँ बताइए। जैसे आपको बैक्टीरियाइडिस जैसे आपको फ्यूसोबैक्टीरियम को ग्रो करना है तो उसके लिए आप कानामाइसिन और वेंकोमाइसिन का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, या पेरोनोमाइसिन पेरामोमाइसिन और वेंकोमाइसिन का कॉम्बिनेशन यूज करके फ्यूसोबैक्टीरियम ग्रो कर सकते हैं। आपको बैक्टीरियाइडिस नोडोसस ग्रो करना है तो आप यूगॉन अगार बेस में 0.2% ये एक्सट्रैक्ट मिला करके ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपको यूबैक्टीरियम स्विस ग्रो करना है तो उसके लिए आपको कोलेस्टिन सल्फेट, नाइट्रिक एसिड और मेट्रोनिडाजोल का कॉम्बिनेशन यूज करके मीडिया में आप यूबैक्टीरियम ग्रो कर सकते हैं। अगार मीडिया Agar media should be used immediately after preparation and stored in a pre-reduced anaerobic jar for 6 to 24 hours before use। आपको यूज करने के पहले लगभग एनारोबिक कंडीशन में इस मीडिया को रखना पड़ेगा। The plates are stripped with the specimen and placed as quick as possible under anaerobic atmosphere for incubation at 35 to 37 degrees centigrade। तो आप ध्यान रखिए, सबसे पहले आप प्लेट बनाइए, प्लेट को आप 6 to 24 आवर्स पर एनारोबिक मीडिया में रखिए। देन ये आपका हो गया यहाँ पर स्टरलाइजेशन एंड एनारोबिक मीडियम।
देन अब आप इंक्यूबेट करेंगे तो आपको यहाँ पर इंक्यूबेशन एरोबिक कंडीशन में देना है एट 35 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको जो इंक्यूबेशन देना है वो लगभग 8 डेज का देना है। इंक्यूबेशन लगभग 8 डेज का देना है। नाउ लिक्विड मीडिया, अगर आप ये तो हो गया सॉलिड मीडिया की बात। लिक्विड मीडिया आर यूजफुल adjunced to agar media if the initial sample containing very small number of required anaerobe and also for growing of and maintaining pure culture। तो लिक्विड मीडिया का ज़्यादा करके यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू अगार मीडिया, अगर आपको लंबे समय के लिए प्योर कल्चर का मेंटेनेंस करना है और या फिर आपको कंटिन्यू ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ प्योर कल्चर करना है। तो इसके लिए कुक्ड मीट ब्रॉथ with 0.4% glucose and thioglycolate media is suitable with the addition of vitamin K hematine supplement। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि हमें एनरोबिक मीडिया के लिए कौन सा मीडिया हम यूज कर सकते हैं, वो है कुक्ड मीट ब्रॉथ। अगर आप ब्रॉथ यूज कर रहे हैं तो कुक्ड मीट ब्रॉथ विथ 0.4% ग्लूकोज और थायोग्लाइकोलेट मीडिया यूज कर सकते हैं, जिसमें हिमेट विटामिन के हिमीन सप्लीमेंट डला हो। तो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं अपेंडिक्स 4 पर। तो अभी अपेंडिक्स सेकंड हमने थोड़ी देर पहले देखा था, डिस्कस किया था, वो आपको मेरे इसी वीडियो में देखने में मिल जाएगा। नाउ लिक्विड मीडिया मस्ट बी प्लेस्ड इन बॉइलिंग वाटर बाथ फॉर 10 मिनट्स। अगर आप बॉइलिंग वाटर बाथ में लिक्विड मीडिया को रखते हैं तो ऐसे में जो लिक्विड मीडिया का ऑक्सीजन होता है ना, वो भी इवोपोरेट हो जाता है। To expel the absorbed oxygen and rapidly cool at 37 डिग्री सेंटीग्रेड immediately before inoculation। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप बॉइलिंग करेंगे 10 मिनट्स तक। देन 10 मिनट बॉइलिंग करने के बाद आप उसको कूल करेंगे एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और फिर आप इमीडिएटली उसमें हमारा जो स्पेसीमेन है उसको इनोकुलेट कर देंगे। The media should be inoculated near to the bottom of the tube and the bottle with a little disturbance as possible। तो मान लीजिए आपका ये एक मीडिया है जो एक बॉटल के अंदर है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इनोकुलेशन डिपेस्ट करना है। मीडिया मान लीजिए यहाँ तक भरा हुआ है, तो आपको डिपेस्ट इनोकुलेशन करना है ताकि मैक्सिमम एनरोबिक कंडीशन मेंटेन रह सके। The inoculated tubes and bottles are incubated anaerobically with a loose cap at 35 to 37 degrees centigrade and not discarded until 7 days of inoculation। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसको लूज केप में रखना है। अब ये थोड़ा सा डिस्प्यूटिंग मेथड हो गया कि लूज केप में रखेंगे तो ऑक्सीजन तो अंदर जाएगी। तो इसको आप फ्रेंड्स अगर जान पाए तो डेफिनेटली मुझे आप मैसेज बॉक्स में टाइप करके भेजें। तो ये जो इसका लीड होगा वो लूज होगा, ऐसा इसमें बताया गया है। तो आप बताएं ऐसा क्यों। और इसको फिर अब आप इंक्यूबेट कर देंगे फॉर 7 डेज। लिक्विड मीडिया शुड ऑलवेज बी यूज टुगेदर विथ अगार मीडिया एंड प्लेट्स। आपको अगार मीडिया के साथ साथ लिक्विड मीडिया भी यूज करना चाहिए ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। Then comes to the identification, colonies कैसे दिखेंगी, the circular morphology, the cellular morphology and sometimes the colonial morphology can be very variable depending upon the strain, medium and cultural condition। तो आप जो भी मीडिया यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पर भी हमारी कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी में चेंज आ सकता है। फ्यूसोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम प्रोड्यूसेस ग्रे टू येलोइश कॉलोनी, ग्रे टू येलोइश कॉलोनी ऑन ब्लड agar that are about 2 to 3 mm in diameter after 48 hours। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये फ्यूसोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम है, ये शीप ब्लड agar पे 72 आवर्स पे किसी ग्रे टू येलो कॉलोनी देते। ग्राम स्टेनिंग अगर आप करेंगे तो ये ग्राम नेगेटिव फिलामेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन अगर आप करेंगे तो ज्यादा आपको कुछ मिलेगा नहीं, पर इसलिए आपको कल्चर करना पड़ेगा। Lipase but not lecithinase activities exhibited by Fusobacterium necrophorum on egg yolk agar। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है कि एग yolk आकार में लाइपेज एक्टिविटी देखने को मिलती है बाय द फ्यूसोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम।
लेकिन लेसिथिनस एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती। Bacteroides nodosus is a gram-stained smear from enriched blood agar, appears as straight or slightly curved rods with characteristic terminal knobs on one or both of the ends। तो यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है अगेन कि जो बैक्टीरियोइडिस नोडोसस है उसको आप जब देखेंगे तो आपको उसके जो दोनों एंड्स होते हैं ना वो ऐसे राउंड राउंड या बल्जिंग वाले या टर्मिनल नोब वाले देखने को मिलेंगे। तो इसमें अगर कोई ऐसा फोटोग्राफ हो तो हम देखते हैं। हम्म, यहाँ पर ये देखिए फ्यूसोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम में पार्शियल जोन ऑफ लाइपेज एक्टिविटी यहाँ देखने को मिलेगी कॉलोनीज के अराउंड। ये कॉलोनीज है और इसके अराउंड आपको लाइपेज एक्टिविटी देखने को मिलेगी। अब इसके बाद में बैक्टीरियोइडिस नोडोसस को आप देखेंगे बड़े ध्यान से। तो ये जो कॉलोनी है ये बिलडगार पे कुछ राउंड राउंड सर्कुलर कॉलोनीज हैं और इसको आप जब ध्यान से देखेंगे तो इसके जो एंड्स होंगे ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ये एंड्स हल्के से बल्जिंग एंड्स होते हैं ये ये बल्जिंग एंड्स हैं। ये बल्जिंग एंड्स हैं। ये बल्जिंग एंड्स हैं। तो कभी कभी दोनों तरफ जैसे बल्जिंग एंड्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो है बैक्टीरियोइडिस नोडोसस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब टेबल 47 एक बार देख लेते हैं। टेबल 47 हम स्टडी कर चुके हैं। नाउ कमर्शियल एनारोबिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पे जाते हैं हम। तो कमर्शियल एनारोबिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी हम पढ़ चुके हैं। जैसे एपीआई 20A, एपीआई जाइम, देन एटीबी 32A, देन मिनीटेक एनारोबिक सेकेंड, इनके थ्रू आप परचेजिंग करके ये वाले सिस्टम को मंगा सकते हैं। कन्वेंशनल बायोकेमिकल टेस्ट पे आ जाएं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये एक्चुअल में डिस्क्राइब किया था डॉवेल्स एंड हॉकिंस ने 1977। तो यहाँ पर बस ये इतना ही एक ऑब्जेक्टिव आता है कि एनरोबिक मीडिया के बारे में और एनरोबिक टेस्ट के बारे में, सॉरी एनरोबिक बैक्टीरियल के बायोकेमिकल टेस्ट के बारे में जिसने डिस्क्राइब किया हुआ है तो डॉवेल्स एंड हॉकिंस ने डिस्क्राइब किया है। देन गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस करते हैं इसमें। This method is for detection of end products of metabolism, is most reliable and reproducible for identification of these anaerobic species. The volatile fatty acid and non-volatile fermentation products are characteristics for this species. तो आपको याद रखना है कि एनारोबिक अगर बैक्टीरिया को आप देख नहीं पा रहे हो, कैरेक्टराइज नहीं कर पा रहे हो, तो बेस्ट ये रहेगा कि आप गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी करा लो। तो उसमें आपको जो उनके मेटाबोलाइट्स हैं उसमें वोलेटाइल फैटी एसिड्स हैं और नॉन वोलेटाइल फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। हॉलीमन एट एल 1977 gives a detailed description of the gas chromatography procedures for anaerobes। तो यहाँ पर ये हॉलीमन्स का नाम जरूर आता है। हॉलीमन्स को यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। The Capco anaerobic identification system has proved a satisfactory commercially available system। तो ये भी ज्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। So friends, thanks for watching non-spore forming anaerobic bacteria from Dr. Ankit Jain. Thanks.